नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। देश भर में कोरोना की दूसरी लहर भयावह होती जा रही है और देश भर में 24 घंटे में 81,466 नए मरीज मिले हैं और 24 घंटे में 469 मरीजों की मौत भी हुई है। इसमें अकेले अगर यूपी की बात करें तो राजधानी लखनऊ में सबसे ज्यादा 24 घंटे में 935 पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जो कि पिछले 6 महीने में सबसे ज्यादा है। और इसमें कोरोना से कोई भी अछूता नहीं। कोरोना छोटा बड़ा जाति धर्म ये सब नहीं देखता है, हर कोई इसकी चपेट में है। सरकार लोगों से बार बार अपील कर रही है कि घर पर रहिए, मास्क सैनिटाइजर का इस्तेमाल करिए, 2 गज की दूरी को बनाकर रखिए, लेकिन लोग इसको मजाक समझ रहे हैं और इसका खामियाजा लोगों को अपनी जान देकर चुकाना पड़ रहा है। कोरोना का अटैक अब बच्चों में भी बढ़ रहा है, यानी कि स्थिति एक बार फिर से गंभीर हो रही है। ऐसे में दूसरी लहर को रोकना सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है। तो बड़ा सवाल भी यह है कि क्या सरकार फिर से लॉकडाउन को लगाने पर विचार कर सकती है? कोरोना को रोकने का आखिर विकल्प क्या है और अनकंट्रोल कोरोना को रोकने के लिए अब सरकार क्या करेगी? लॉकडाउन या फिर कोई और व्यवस्था? ये अब सबके जहन में है, क्योंकि लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। खतरनाक दहलीज पर आप देख रहे हैं भारत खड़ा है। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना का कहर लगातार जारी है। तो कोरोना के आंकड़े लगातार प्रदेश के अंदर भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में गाजियाबाद में हमारे सहयोगी ने कोरोना के इन बढ़ते हुए आंकड़ों का जायजा लिया है, आप भी देखिए। मैं देश की राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद की साहिबाबाद सब्जी मंडी में मौजूद हूं और हम यहां पर रियलिटी चेक कर रहे हैं कि लोग जो कोरोना प्रोटोकॉल है उनका कितना पालन कर रहे हैं, क्योंकि सब्जी मंडी वो जगह होती है जहां पर काफ़ी ज़्यादा जो भीड़ है वो रहती है। लेकिन गेट पर देखिए, हमें यहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी हैं वो तैनात मिले हैं और जो भी व्यक्ति ये जो गेट है मंडी का यहाँ से प्रवेश कर रहा है और अगर वो बिना मास्क के है तो उसे रोक कर यहाँ समझाया जा रहा है कि आप मास्क पहनकर ज़रूर अंदर जाइए और आपको सुरक्षा कर्मी भी पूरी तरह से जो मास्क पहने हुए नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर जो कोरोना से बचने का हर एहतियात है वो किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव है और जो भी व्यक्ति बिना मास्क के नजर आता है, देखिए वो सामने एक रिक्शा चालक जो है बिना मास्क के जा रहा था और उसको इशारा किया गया कि मास्क पहनिए। हालांकि देखिए, लोग जब पुलिस को देखते हैं और कैमरा देखते हैं तो इसी तरह से वो यहाँ वहाँ भागने लग जाते हैं। लेकिन हमारा मकसद किसी की गलती उजागर करना भी नहीं है, मगर जागरूकता जरूरी है। देखिए, सामने एक शख्स आ रहा है स्कूटी पर और इसने मास्क नहीं पहना हुआ है, तो हम यही कहेंगे कि आप जिम्मेदारी जरूर निभाइए ताकि जो कोरोना है उससे बचा जा सके, क्योंकि एक बार फिर से जब कोरोना के मामलों की रफ्तार बढ़ी है तो कहीं ना कहीं एक खतरा जरूर बढ़ा है। और देखिए, जो सब्जी लेकर जाने वाले ये जो छोटे छोटे विक्रेता हैं, इनके लिए भी ये ज़रूरी है कि ये जो मास्क है उसका इस्तेमाल ज़रूर करें ताकि जो देश की परेशानी है वो ना बढ़े। एक बार पूछेंगे ज़रूर, सब मास्क क्यों नहीं लगाया? मास्क अभी उतारा है। देखिए, ये सब कहने वाली चीज़ें होती हैं, लेकिन ज़रूरी है मास्क लगाना। हाँ जी, बिल्कुल। आगे से लगाएंगे बिल्कुल। तो आगे से लगाएंगे। आप यहाँ सुन सकते हैं, लोग गलती ज़रूर मान लेते हैं, लेकिन फिर हम वही कहेंगे कि आप लोग जागरूक रहिए ताकि जो देश हित है वो हो सके, सबसे पहले हो सके। सुरक्षा कर्मियों को आपने देखा, बाहर की तरफ चलते हैं, क्योंकि आमतौर पर यह भी जरूर देखा जाता है कि दूर से अगर कोई कुछ पुलिस कर्मियों को देख लेता है या फिर कैमरा देख लेता है तो वो जरूर ये कोशिश करता है कि वहां पर जो मास्क है वो लगा ले। साहब, मास्क क्यों नहीं लगाया? मास्क तो मैं बांध रखा हूँ इसको। मास्क बांधिए, आगे से भी बांध के रखिए। अच्छा। तो आप देखिए, लोगों को समझाना हमारा फर्ज है और हम उन्हें समझाकर और बताकर ये कोशिश ज़रूर करते हैं कि जो मास्क है वो ज़रूर लगाएं ताकि अपने साथ साथ आप दूसरे को भी परेशानी में न डालें। क्या करते हैं? मंडी में काम करते हैं। मंडी में काम करते हैं, सब्जी वगैरह भीड़ काफ़ी ज़्यादा रहती है, मास्क क्यों नहीं लगाया? मास्क ले नहीं पाया है आज। मास्क ज़रूर लगाइए, यही हमारा भी कहना है। अंदर पुलिसकर्मी भी खड़े हैं, वो भी समझा रहे हैं इस बात को। आगे से लगाएंगे? जी जी लगाएंगे। आगे से लगाएंगे। और कई लोग ऐसे दिखे जिन्होंने मास्क नहीं लगाया। ज़्यादातर लोगों ने हालांकि मास्क अब लगाना शुरू कर दिया है। एनसीआर में कहीं ना कहीं लोग जागरूक भी हो रहे हैं, मगर फिर भी उन लोगों की संख्या भी कम नहीं है जो अभी भी कोरोना प्रोटोकॉल को नहीं मान रहे हैं। और ऐसे लोगों के लिए ज़रूरी है कि हम उन तक भी मैसेज ये पहुँचाएँ और साथ ही साथ पुलिस भी उनको जागरूक करे कि वो कोरोना या फिर लॉकडाउन को दावत ना दें। गाजियाबाद में कैमरामैन नितिन के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज़।
तो विकल्प क्या है, ये एक बड़ा सवाल अभी भी बरकरार है, क्योंकि आंकड़े आप देख रहे हैं लगातार बढ़ रहे हैं, चाहे हम पूरे देश की बात करें या फिर हम प्रदेश की बात करें, क्योंकि लोग भी लापरवाह हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कारक हैं जो कि इसके पीछे काम कर रहे हैं, और शायद यही वजह है कि जो कोरोना है वो अनकंट्रोल होता हुआ एक बार फिर से दिख रहा है। अब क्या इसको लेकर के रणनीतिक तौर पर व्यवस्थाएं की गई हैं, क्या लॉकडाउन की ओर एक बार फिर से बढ़ते हुए हम लोग नजर आ रहे हैं, या फिर इसके अलावा कोई और तरीका कोरोना से निपटने का हो सकता है, आज इसी पर चर्चा करते हैं। दो मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। डॉक्टर मनोज मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीनियर सर्जन हैं। डॉक्टर मनोज मिश्रा जी, स्वागत आपका इस चर्चा में। और शौकत अली जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नेता हैं समाजवादी पार्टी के। शौकत अली जी, आपका भी इस चर्चा में स्वागत है। डॉक्टर मनोज मिश्रा जी, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करना चाहता हूं, ये जो आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, इसकी वजह क्या है? क्या लोग उदासीन हो गए हैं, लोग समझना नहीं चाह रहे हैं, या कोई और वजह आप इसके पीछे देखते हैं? अचानक से यह हाइक क्यों देखने को मिल रहा है, और इतनी ज्यादा संख्या में जो केसेस हैं वो देखने को मिल रहे हैं, रिकॉर्ड टूटते हुए दिख रहे हैं? डॉक्टर मनोज मिश्रा जी, वजह क्या है? देखिए, इसका जो पैटर्न है ये कोरोना वायरस का, इस तरह के जितने भी रेस्पिरेटरी वायरस पैटर्न्स होते हैं, इनके कर्व्स होते हैं। ये पीक पे जाते हैं, फिर डिक्लाइन करते हैं, फिर पीक आता है। ये तब तक चलता है जब तक इनके अगेंस्ट एक हर्ड इम्यूनिटी सोसाइटी में डेवलप नहीं हो जाती है। तो ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। हमारे यहाँ शायद मैं मान के चलता हूँ कि एक तरह से ये थर्ड फेज है। तो ये पूरी दुनिया में है कि इस तरीके के फेजेस रेस्पिरेटरी इलनेस में आएंगे। दो तीन चीजें बातें मैं इसमें बहुत क्लियर कर देना चाहता हूं कि इस तरीके से जो रेस्पिरेटरी डिजीज के वायरसेस होते हैं, जो इतने तेजी से स्पोरेडिक होते हैं और फैलते हैं, उनकी धीरे धीरे वायरुलेंस कम होती है। जितना ये कम फैलेगा उतना वायरुलेंस ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा फैलेगा उतना वायरुलेंस कम होगा। लेकिन हमें बचाना उनको होता है जो क्रिटिकली इल पेशेंट्स होते हैं, जो मेडिकेशंस पे होते हैं, अनकंट्रोल डायबिटीज होती है, या कैंसर पेशेंट्स होते हैं, उनके लिए इसमें खतरा ज्यादा होता है। तो ये अमूमन तय बात थी कि फिर से एक वेव्स आना था, क्योंकि अभी हमारे देश में हर्ड इम्यूनिटी इसकी नहीं डेवलप हुई है, और ये धीरे धीरे थोड़ा सा टाइम और गुजरेगा। जैसे जैसे समय गुजरेगा, ये हो सकता है कि इसके बाद भी कई वेव्स आवे और धीरे धीरे हम इसके इम्यून होते चले जाएं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब हमारे पास वैक्सीन है। जो वैक्सीन लग रही है, तो डेफिनेटली इसका एक एडवांटेज है कि ये तो नहीं है कि कोरोना आपको नहीं हो सकता है, कोरोना तो हो सकता है वैक्सीनेशन के बावजूद भी, लेकिन आपको जो सिम्टम्स होंगे वो माइल्ड होंगे। आप उस स्टेज में, फैटल स्टेज में हो सकता है आप ना पहुंचे, आप क्रिटिकली इल पेशेंट ना हो, ये इसका एडवांटेज है। लेकिन जो एक भ्रम फैला हुआ है कि हम अगर वैक्सीनेट हो जाएंगे तो हम किसी को स्प्रेड नहीं कर सकते हैं, या हम इसके शिकार नहीं हो सकते हैं, ये गलतफहमी लोगों को निकाल देना चाहिए। आप वैक्सीनेटेड है, इसका एडवांटेज डेफिनेटली आपको है कि हो सकता है कि आपको कोरोना हो और माइल्ड सिम्टम्स या एसिम्टोमेटिक या बहुत हल्के फुल्के सिम्टम्स आपको हो, लेकिन आप एक दूसरे को स्प्रेड बिल्कुल कर सकते हैं। मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी, बिल्कुल मैं सुन पा रहा हूं। हाँ। तो ये दो तीन भ्रांतियां जो समाज में, इसको क्लियर करना बहुत जरूरी है, और चैनल के माध्यम से और लोगों के माध्यम से क्लियर किया जाए कि डेफिनेटली आप वैक्सीनेशन कराएं। और वैक्सीनेशन करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने जो प्रिवेंशन के तरीके थे, जो इतनी सारी बातें प्रिवेंशन पे की गई थी, उससे आप दूर हो जाए। बीमारी अभी नहीं जाने वाली है, और साल 2 साल नहीं जाने वाली है। हो सकता है कि आप 23 या 24 के आसपास इम्यूनिटी हमको इसमें और बेहतर आपको मिल जाए। तो वैक्सीनेशन है, आप करें, जो एक सरकारी प्रोटोकॉल है। तो ये सारी बातें तो हम जनता के लिए बात करते थे, लेकिन एक चीज हम ये भी कहना चाहेंगे सरकार से कि जिस तरीके से वैक्सीनेशन किए गए, अब एक भ्रम जो आम अमूमन जनता के बीच में आ रहा है कि भाई हम वैक्सीनेट हो गए तो इसका मतलब क्या है, क्या हमें इतनी इम्यूनिटी डेवलप हो गई डिजीज से? तो इसके लिए एंटीबॉडीज टेस्ट होती है। बेहतर ये हुआ होता है कि हमारे गवर्नमेंट ने एक कंट्रोल सेगमेंट बनाया होता, जिसमें हम बिफोर वैक्सीनेशन एंटीबॉडी टेस्ट करते, और सेकेंड वैक्सीनेशन के 3 वीक्स टू 4 वीक के बाद एंटीबॉडी टेस्ट करते, और उसका एक डेटा हम जारी करते। अभी तक हमारे पास इस तरह का कोई डेटा नहीं है कि हमने जो वैक्सीनेशन लिया है उससे हमारे बॉडी में कितनी एंटीबॉडीज डेवलप हुई हैं। तो ये एक डायलेमा जरूर है, क्योंकि इतना बड़ा देश है, अगर आप 100, 200, 500 या 1000 में ट्रायल करते हैं डिफरेंट एज ग्रुप में, तो इसका कोई मायने नहीं रहता। हम अगर शुरू में एक प्रोटोकॉल बना के चले होते कि हमने
हेल्थ वर्कर्स को पहले लगाया तो उनकी एंटीबॉडीज टाइटर को भी टेस्ट किया होता, उसके बाद 1 महीने बाद उनकी एंटीबॉडी टेस्ट किया होता, तो हम एक मैसेज देने में भी सक्सेस होते कि हाँ, हमने जो वैक्सीनेशन दिया है वो कितना प्रभावकारी है, किस एज में ज्यादा इसका इफेक्ट है। जैसे बाहर जर्मनी वगैरह में 65 के बाद लोगों ने लगाना बंद कर दिया गवर्नमेंट ने, क्योंकि उन्होंने कहा कि 65 के ऊपर एंटीबॉडीज डेवलप नहीं हो रही है। जी जी। तो यहाँ पे एक इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए था गवर्नमेंट को, और ये गवर्नमेंट कर सकती थी। इससे हमारे लोगों के बीच में एक कॉन्फिडेंस पैदा होता और ये हम सिक्योर होते कि हम जो वैक्सीनेशन कर रहे हैं डेफिनेटली वो कितना इफेक्टिव है, ये मैसेज शायद हम देने में अभी तक सफल नहीं हो पाए। शौकत अली जी, देखिए डॉक्टर साहब की बात तो आपने सुनी होगी बड़े ध्यान से, लेकिन ये जो कोरोना का जो केस है या जो लगातार बढ़ते हुए आंकड़े हैं, क्या इस तरीके से आप इसको देख रहे हैं जो यहाँ पर डॉक्टर साहब ने कहा, या कुछ और वजह भी आपको लगता है कि ये जो आंकड़े अनकंट्रोल होते हुए दिख रहे हैं? देखिए, डॉक्टर साहब ने एक चीज़ बहुत अच्छी कही कि जिन पे हमने वैक्सीन लगाई उनका दोबारा टेस्ट होना चाहिए था। ये बात डॉक्टर साहब की बहुत अच्छी थी। लेकिन एक चीज़ मैं आपकी टीवी स्क्रीन पे देख रहा था कि जब पुलिस वालों के हाथ में डंडा दे दिया गया है और कहा गया कि आपने मास्क क्यों नहीं लगाया, मुझे लगता वो डंडा ना देकर अगर सरकार ने उन पुलिस वालों के हाथ में मास्क और सैनिटाइजर दे दिया होता तो जनता को थोड़ी सहूलियत मिलती और वो कोशिश जागरूकता भी पैदा होती। लेकिन सरकार ने ऐसा कोई उपाय नहीं लिया। देखिए, सरकार को चाहिए कि आज जो, क्योंकि बड़ा प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या भारी है, सरकार को चाहिए था कि मास्क और सैनिटाइजर फ्री कर देना चाहिए था। फ्री मास्क बंटवाए, फ्री सैनिटाइजर दे, ताकि लोग जागरूक हों और ले भी सरकार से, क्योंकि सरकार की बात शौकत अली जी, देखिए पूरे प्रदेश में तो नहीं, लेकिन आप कई जगहों पर वहां का जो स्थानीय जिला प्रशासन है वो लोगों को जागरूक भी कर रहा है और उनको फ्री में वो मास्क भी दे रहा है। लेकिन ये उनके लिए व्यवस्था है शौकत अली जी, जो हमारे रिपोर्टर भी या हम लोग जो ग्राउंड जीरो पर जा रहे हैं रिपोर्ट करने के लिए, जेब में मास्क रखा हुआ है, मास्क को लटका रखा है, पहनना नहीं, कहते हैं इससे कुछ होने वाला नहीं है। डंडा उनके लिए है शौकत अली जी। आयुष जी, ऐसे बहुत सारे साथी होंगे, हो सकता हो आपकी बात से मैं सहमत हूं, हो सकता है बहुत सारे लोग नहीं लगाते बहुत होंगे सारे नहीं मास्क। शौकत अली लेकिन जी, मैं कहना चाहता आप खुद निकलिए बाहर। मैं तो कहता हूँ आप खुद निकलिए और खुद आप देखिए जा करके, एक दिन किसी मार्केट का आप विजिट करिए और आप वहां पर देखिए कि लोग कैसे बात करते हैं। मैं समझ सकता हूं आपकी बात को, मैंने भी देखा है, मैंने कहा ना, जागरूकता सरकार लगातार मैसेज दे रही, लेकिन सरकार का एक फेलियर है। देखिए, सरकार ने जो जागरूकता फैलाई, कहीं ना कहीं भ्रम भी फैला हुआ है। अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि लोग कह रहे हैं कि अगर हमने वैक्सीन लगवा ली तो मुझे कोरोना नहीं होगा। ये डॉक्टर साहब ने कहते हो, ये जो भ्रम है, ये भ्रम की स्थिति खत्म करने के लिए सरकार को एक पहल करनी चाहिए थी। लेकिन सरकार का फेलियर क्या, मैंने सबसे बड़ी चीज मास्क और सैनिटाइजर। आज सरकार कहती है कि आप मास्क लगाइए, सैनिटाइज कीजिए, और कई ऐसे प्रतिष्ठान भी लखनऊ की धरती पे सीज भी हुए हैं, बड़े मॉल सीज हो गए। लेकिन जब राजनीतिक कार्यक्रम हो रहे होते हैं वहां आप जाकर देखिए तो ना कोई मास्क का प्रयोग करता है और ना ही कोई सैनिटाइजर का प्रयोग है। खासकर आप, मैं लखनऊ की धरती पे एक कार्यक्रम आज ही हुआ है, वहां की कुछ तस्वीरें हैं मेरे पास, ना तो किसी ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया है, ना ही किसी ने मास्क लगाया है, ना ही सैनिटाइजर की कोई व्यवस्था उपलब्ध थी। तो पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सोचना चाहिए कि वो इसमें कितनी भागीदारी निभा रहे हैं, जिसके कारण आज कोरोना बढ़ रहा है। डॉक्टर मनोज मिश्रा जी, मुझे बताइए, चूंकि आपने भी हर्ड इम्यूनिटी का जिक्र किया, तो क्या ये हर्ड इम्यूनिटी होने तक कभी इसी फेज में रहना होगा? बस ये है कि आप जितना अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं बस वो करिए। वैक्सीन भी लगाने के बाद चूंकि आपको वो कोविड का जो प्रोटोकॉल है उसको अगर आपको फॉलो करना है, तो क्या ये इंतजार अभी करना होगा कि हर्ड इम्यूनिटी कब डेवलप हो, तभी हम लोग सही मायने में इससे जीत पाएंगे कोरोना से? और इसलिए शायद हम लोग देख रहे हैं कि आंकड़े इस तरीके से बढ़ रहे हैं। इंतजार है क्या हर्ड इम्यूनिटी का? डेफिनेटली एक इस तरह के वायरसेस में हर्ड इम्यूनिटी तो होगी। जब तक हर्ड इम्यूनिटी नहीं होगी हम बिल्कुल पूरी तरीके से सिक्योर नहीं होंगे। जैसे आप देखिए, आज का जो फ्लू है वो एक जमाने में जब 1918 से लेके 21 तक फैला हुआ था, यही जानलेवा था, और आज की डेट में आप उसको हल्का फुल्का फ्लू मान लेते हैं। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये एक पेपर्स में हमेशा आता रहता है और आम पब्लिक में डर रहता है कि साहब ये नया स्ट्रेन आ गया। देखिए, ये वायरस हमेशा बदलता रहता है, तो नया स्ट्रेन तो आएगा ही, मल्टीपल स्ट्रेन हमेशा आते रहेंगे और ये कोई घबराने की बात नहीं है, स्ट्रेन तो होंगे। हर्ड इम्यूनिटी के बारे में एक चीज मैं बता दूं, हर्ड इम्यूनिटी का मतलब ये होता है कि जब इन्फेक्टिविटी पूरे पॉपुलेशन में लगभग 60 से 70% तक फैल जाती है, तो हमारे बॉडी में उसके अगेंस्ट एक क्षमता पैदा हो जाती है जिससे हमारा नुकसान ज्यादा नहीं होता। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब ये नहीं होता कि आपको कोरोना नहीं हो सकता। तो डेफिनेटली समय लगता है। इस तरीके के जो स्पोरेडिक डिजीज होती हैं और जो पूरे आप इसको कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में फैला,
तो एक इम्यूनाइजेशन, हर्ड इम्यूनिटी भी एक इम्यूनाइजेशन प्रोसेस है। जिस तरह से आपका वैक्सीनेशन प्रोसेस है, वो डिजीज उसको इम्यूनाइज करती है, जैसे आपने वैक्सीन से इम्यूनाइज किया। तो ये कम से कम इस तरह की जो डिजीज होती हैं, बिल्कुल 100 साल बाद इस तरह की चीजें आई हैं जो पूरी दुनिया में है, ठीक है, एपिडेमिक पूरा फैला हुआ है, तो 2 से 3 साल लगते हैं इसके हर्ड इम्यूनिटी में। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या 2 से 3 साल तक हम बिल्कुल बंध जाएंगे, एक ही जगह पे पड़े रहेंगे, पूरी दुनिया जहां है वहीं पे रुकी रहेगी? ऐसा नहीं है। 2-3 चीजें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि बाकी दुनिया में भी बहुत जल्दी इस पे पेपर्स आ जाएंगे कि जो हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं उससे कितनी एंटीबॉडीज डेवलप हो रही है और वो एंटीबॉडीज कब तक काम करेगी। जी। कुछ का कहना है कि 3 से 4 महीने है, कुछ 8 महीने, तो बहुत ही जल्दी हैगा। लेकिन डेफिनेटली 5 से 6 महीने में हम ये जानने में सफल हो जाएंगे कि जो हमारे वैक्सीनेशन है वो किस हद तक कारगर होने वाले हैं और हमें कितनी इम्यूनिटी देंगे। अगर इस तरह की चीजें आ जाती हैं और इसमें पॉजिटिव आता है तो डेफिनेटली हम आफ्टर वैक्सीनेशन दुनिया के बाहर भी जा सकेंगे और इस तरह की सारी चीजें हो सकेंगी। बाकी जहां तक मास्क वगैरह का सवाल है, डेफिनेटली देखिए प्रिवेंशन तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि समस्या ये है कि ऐसा कोई घर नहीं है जहां पे बुजुर्ग नहीं है, ऐसा कोई घर नहीं है जहां पे कुछ इस तरह की बीमारियां नहीं है जो हमारे बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता को घटा के रखती हैं। तो समस्या ये होती है कि हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनके लिए हमें इस तरह की चीजें करनी पड़ती है कि अगर हम इन्फेक्टेड होंगे तो हम डेफिनेटली घर में तो आएंगे ही, आइसोलेशन में तो रहेंगे नहीं, क्योंकि समाज आइसोलेशन से तो चलता नहीं है और न ही कोई तरीका है कि हम फिर से एक लॉकडाउन की प्रोसेस में जाएं जो बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म का भी शिकार रहा और शायद हम इस बीमारी को शुरू में बहुत जल्दी समझ भी नहीं पाए। और ये भी कारण है क्योंकि ये प्रैक्टिकलिटी इसमें नहीं है कि आप समुद्र के बीच में एक घर बना लीजिए और चारों तरफ से उसके दरवाजे बंद कर लीजिए और आप कहो कि आप उसको खोलोगे नहीं तो पानी आ जाएगा। तो एनीवे अब ये सारी चीजें बीत गई हैं, लॉकडाउन का प्रोसेस इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो डेफिनेटली जितना हम बचाव कर सके, जितना एक दूसरे से दूरी बना सकें और इन्फेक्शन को अपने पास न ला सके और अपने घर न ला जा सके, यही बेहतर है। हर्ड इम्यूनिटी एक साइंटिफिक टर्म है, उसके पीछे न जाएं। कुल मिला के समझने की जरूरत है कि अभी हमको बिल्कुल बचना है और अभी सालों बचना है। चलिए, इस बीच मनोज मिश्रा जी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी, आपका बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और हरीश श्रीवास्तव जी हमारे साथ, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हरीश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरीश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। हरीश जी, मैं आपके पास आ जाता हूँ। आंकड़े लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, इसके पीछे जो तमाम वजह वो हम लोग अभी लगातार चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ने बहुत विस्तार पूर्वक इस बात को समझाया, लेकिन शौकत अली जी समाजवादी पार्टी की तरफ से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने ये बात कही कि कहीं ना कहीं सरकार का भी एक फेलियर तो है और जो होना चाहिए सही तरीके से एग्जीक्यूशन वाले पार्ट में वहां पर दिक्कत हुई है। इस वजह से भी हम लोग देख रहे हैं कि ये जो हाइक है कोरोना के केसेस में वो देखने को मिल रहा है। मैं चाह रहा हूं जवाब दे हरीश जी। देखिए, शौकत साहब चूंकि समाजवादी पार्टी से हैं तो किसी चीज की आलोचना करना वो अपना धर्म समझते हैं, लेकिन अगर आप इन टोटलिटी देखिए तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के निर्देशन में प्रदेश में कोरोना को कंटेन किया गया, 24 करोड़ की इस आबादी में, जबकि करीब 30-40 लाख लोग जो बाहर के प्रदेशों में काम करते थे, जो छात्र बाहर के प्रदेशों में कोचिंग कर रहे थे, देश विदेश में जो लोग नौकरियां कर रहे थे, वो भी इस कोरोना महामारी संकट के दौरान अपने घरों को लौट के आए। उसके बावजूद चाहे वो उसकी टेस्टिंग हो, ट्रेसिंग हो या जो इसके डिसिप्लिन थे, मास्क लगाना, फिजिकल डिस्टेंसिंग को फॉलो कराना और जो कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाए गए, सारी वो सुविधाएं मुहैया कराई गई और फिर होम आइसोलेशन की परमिशन दिया। तो ये सब बड़े कारण हैं जिसके कारण 24 करोड़ के इस प्रदेश में कोरोना महामारी को कंटेन किया जा सका। दूसरी ये जो लहर कोरोना की संक्रमण की आई है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, परंतु अब जो वायरस है जिससे पूरी दुनिया ही पीड़ित है, कोई ऐसा नहीं है कि अकेले उत्तर प्रदेश में इस तरह की लहर आई। उत्तर प्रदेश में तो फिर भी इसकी अन्य जो प्रदेश हैं उनके सापेक्ष अभी इस पर काफ़ी नियंत्रण है और लगातार सरकार की तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि ये कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल हर जिले में पुनः स्टार्ट किए जाएं। जो इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सिस्टम है उसको प्रारंभ किया जाए
और उससे रोज समीक्षा हो, जिलों में कलेक्टर और सीएमओ डेली बैठ करके उसकी समीक्षा करें, और जहां भी कोरोना के जो मरीज पाए जा रहे हैं वो ट्रेसिंग और टेस्टिंग को तेजी के साथ बढ़ाया जाए। और वैक्सीनेशन को आपने देखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनके निर्देश से 1 अप्रैल से 45 साल से ऊपर के जितने लोग हैं उन सब को वैक्सीन सरकारी हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल कहीं भी लोग लगवा सकते हैं, और 24 घंटे इसकी सुविधा प्रदान की गई है कि सब लोग इसको ताकि लगाएं। वैक्सीनेशन सभी को पता है, और कि ये कोरोना को कंटेन करने के लिए, कोरोना महामारी को पूरी तरह से प्रभावी नियंत्रण के लिए ये आवश्यक है कि हम सब अपना वैक्सीनेशन करें और फिजिकल डिस्टेंसिंग और मास्क को आवश्यक रूप से इस अनुशासन का पालन करें। ये हमारी सामाजिक जिम्मेदारी बनती है, नागरिक होने के नाते भी जिम्मेदारी बनती है, और अगर हम अपने स्वतः को, परिवार को, समाज को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो हमारी निजी भी जिम्मेदारी बनती है। सरकार अपनी तरफ से जो इसके जो आवश्यक डिसिप्लिन है वो कैसे फॉलो हो, यद्यपि इसकी तो गांव-गांव, घर-घर हर व्यक्ति को जानकारी है कि कोरोना का जो संक्रमण है इसका प्रभाव क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है। ये पिछले 1 साल में देश का बच्चा इससे परिचित है, क्योंकि ये वैश्विक रूप से सबको प्रभावित किया, तो कोई ऐसा नहीं है कि जिसको इसकी जानकारी न हो। तो यह हमारा अपने निजी जीवन की सुरक्षा के लिए, पारिवारिक की सुरक्षा के लिए और समाज सबकी सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि हम इस डिसिप्लिन को पूरी मैंडेटरी तौर पर फॉलो करें और लोगों को भी इसके प्रति जागरूक करें। हमारी जागरूकता ही जो सरकार का प्रयास है उसको पूरी तरह से सफलीभूत बनाएगी और समाज को सुरक्षा प्रदान करेगी। मनोज मिश्रा जी, एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते आप कैसे इसका आकलन करेंगे? क्योंकि अब विपक्ष है, ठीक है, चलिए उसका काम है बताना कि ये इसमें खराबी है या फिर ये यहाँ पर दिक्कत है, इस वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन असल वजह आपको क्या समझ में आ रही है? क्या लग रहा है कि एक चीज जो लग रहा था कि कम हो गई है या ऐसी सिचुएशन में पहुंच गई है कि लग रहा था कि अब हम इस पर विजय प्राप्त कर लेंगे, लेकिन अचानक से वो एकदम वही हाइक दिख रहा है उसमें, और वैसे ही दिख रहा है जैसा पिछले साल इसी महीनों में होता था, और अब ये और तेजी से बढ़ता हुआ दिख रहा है। क्या वजह मानते हैं इसके पीछे? आयुष जी, बदले परिवेश में अगर हम बात कर लें, क्योंकि हरीश जी वरिष्ठ प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के, डॉक्टर साहब ने जिन बातों को लोगों को बताया या बताने की कोशिश की, अगर 1 साल पहले की हम मुक्त कर लें, चर्चा कर लें, तो हम सारे लोग इस बीमारी के प्रिकॉशन से, इससे बचने के लिए बहुत अननोन से सारी तैयारियां नहीं, लेकिन लगभग धीरे धीरे करके जून और जुलाई तक हमको ये पता चल गया था कि चाहे मास्क की बात हो, सैनिटाइजेशन की बात हो, दूरी मेंटेन करने की बात हो, और जो लोग पॉजिटिव होते गए उन्होंने प्रिकॉशन लिया। सरकार बेहतर कदम, मैं बेहतर कदम बात बार बार इसलिए कहता हूं कि जब हमारे पास इससे संबंधित हॉस्पिटल नहीं थे, हमारे पास इससे जांच की प्रयोगशालाएं नहीं थी, लेकिन उसमें चाहे प्रदेश की बात कर लें, देश की बात कर लें, सराहनीय कदम रहा। अन्य देशों को देखते हुए जिनकी मेडिकल एफिशिएंसी हमसे 100 टाइम्स ज्यादा बेहतर रही, लेकिन होता क्या है कि हम आम नागरिक होने के नाते चीजों का नाजायज फायदा उठाते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे गैदरिंग को लेकर हमने 50 की बात कर ली कि साहब सोशल आपकी गैदरिंग हो, शादी ब्याह कुछ हो, आप 50 लोगों ज्यादा नहीं हो सकते। हमने 50-50 के टुकड़ों में लोग 200-300 जाने लगे। हमने नमस्कार के बजाय फिर से लगातार हाथ मिलाना शुरू कर दिया है। हमने मास्क पहनना मैंडेट तब किया जब लोग हमको टोकते थे। हमने सैनिटाइजेशन दूर कर दिया। देखिए, दोबारा कमबैक कोरोना, जिसे मैं लगातार आयुष बताना चाहूंगा आपको कि केजीएमसी से लेकर के लोहिया से लेकर के पीजीआई के कई डॉक्टरों से मेरी बातचीत हुई। इस कमबैक का जो असर है वो पिछले साल के कोरोना से कहीं न कहीं ज्यादा है और घातक भी है। इसलिए अगर कुछ चीजें हमारे लिए सकारात्मक है, हम अज्ञान नहीं। आज गांव से लेके, शहर से लेके, मेट्रो से लेके हर आदमी इस बीमारी के बारे में जानता है और इस बीमारी से बचाव के रास्ते भी जानता है। लेकिन क्योंकि सवाल तब उठते हैं हरीश जी, देखिए, जब गैदरिंग होती है और कहीं न कहीं सरकारें उसमें लिबरल होती हैं, जबकि उंगली आप पे उठेगी क्योंकि जिम्मेदारी आपकी है। अगर आप 100 से ज्यादा 200 की गैदरिंग का मौका देते हैं, भले किन्हीं कारणों से होती है,
उन सब चीजों लेकिन को मनोज जी, रोका उनके जाए। बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि हम लोग तो लगातार फील्ड में भी जब जा रहे हैं, ग्राउंड पर भी हम लोग जब बातचीत लोगों से कर रहे हैं, तो मास्क कहेंगे जेब में रखा हुआ है, या अभी हम घर पर छोड़ के चले आए हैं, आयुष भूल जी गए लगाना। लगातार। तो जो आंख खोल कर सो रहा हो जो आदमी, उसको आप क्या बताएंगे? ये एक बड़ा आयुष जी, चैलेंज है क्या मनोज जी? आयुष जी, जिस तरीके से हम लोग डरे हुए थे मार्च अप्रैल मई के महीने में, जून जुलाई हमने प्रिकॉशन लिया, सितंबर के बाद जैसे लॉकडाउन धीरे धीरे खत्म होने लगा, हमको सहूलियतें मिलने लगी, हमने इन सब चीजों को उससे दूर होने लगे। हम जेब में मास्क रखते हैं और पूरी लापरवाही तरीके से, उसी का असर ये है। आज चिंता के विषय है, अगर हम पीछे चले जाएं, जिस तरीके से कोरोना पॉजिटिव की संख्या पूरे देश में बढ़ रही है, प्रदेश में बढ़ रही है, लखनऊ में लगभग 1000 लोग बढ़ रहे हैं। तो कहीं जब हम अननोन थे तब बढ़ती थी, जायज थी, आज जानकारी के बाद बढ़ रही। इसका मतलब कि आम पब्लिक, मैं भी और बाकी सारे लोग भी इसको लापरवाही से ले रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से पहला मेरा अनुरोध होगा और संदेश भी होगा कि लापरवाही में मत ले। जिनके परिवार के लोग इस कोरोना में बिछड़ गए हैं, वो हमारे साथ नहीं रहे हैं, आज आप उनके परिवार से पूछे तो उनको पता होगा कि कोरोना का दर्द कितना बुरा होता है। और हरीश जी, एक बात कहेंगे, मैं फिर कहना चाहूंगा, जी। आपकी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ठीक हैं, लेकिन उसको लागू करने में कड़े रुख अपनाइए, क्योंकि कड़े रुख अगर नहीं अपनाएंगे तो कल आप पे सवाल उठेंगे, और सवाल हम भी करेंगे, जनता भी करेगी, विपक्ष भी करेगा। आयुष जी, फिर एक बात कहें कि दोबारा दूरी बना के रखें, डिस्टेंस मेंटेन करें, 2 गज दूरी, मास्क जरूरी, हाथ मिलाना नहीं, साबुन से हाथ धोइए, ये सब पुनः अपने जीवन में लागू करें। वैक्सीनेशन चालू हो गया है। हमने अभी 3-4 दिन पहले की बात, आयुष जी, आपने देखा होगा कि लखनऊ में पत्रकारों के लिए कैंप लगा, हम लोग 28 तारीख को जांच कराए, रिपोर्ट निगेटिव आई, 2 दिन पहले हमने वैक्सीनेशन कराया। तो लोग वैक्सीनेशन कराएं और इस अभियान में सहयोग करें। अब सवाल आरोप प्रत्यारोप का विषय नहीं है, क्योंकि ये बीमारी किसी पार्टी की या किसी व्यक्ति विशेष के नहीं है, विश्व स्तर की कोरोना महामारी है। हम इस संकट से उभरे नहीं हैं, हम इस संकट में अभी हैं, और अपनी रक्षा मुझे लगता है कि हम अपने खुद के पेन से या खुद की जागरूकता से कर सकते हैं। तो सावधानी हटेगी, दुर्घटना घटेगी। चुनाव चल रहा है, जिला पंचायत से लेकर के अन्य राज्यों का भी चुनाव है, तो वहां भी पार्टियों को ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जो चुनाव लोग सवाल करते हैं, साहब जहाँ चुनाव आता है वहाँ कोरोना नहीं होता है, जहाँ चुनाव नहीं होता वहाँ कोरोना होता है। हरी जी, सवाल आप पे लोग बार बार कर रहे होंगे, जवाब आपका देना बनता है। ठीक है मनोज जी, आपने ये बड़ी बात कही, और हालांकि इस बात को शौकत जी ने भी कहा था, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी से ही मैं इसका जवाब लूंगा। लेकिन डॉक्टर मनोज मिश्रा जी चूंकि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर मनोज मिश्रा जी, मुझे बताइए, चूंकि आपने बताया कि ये पैटर्न है कि मतलब एक बार हम लोग देखते हैं कि अप होता है, डाउन, और फिर एक पीक होता है। ये वाला जो पीक है, क्या ये बहुत ज्यादा घातक है? और घातक मैं इसलिए इसके साथ जोड़ रहा हूं क्योंकि लोग लापरवाह हो गए हैं, या उनको ये लग रहा है कि कोरोना तो कोई बीमारी ही नहीं है, क्योंकि कुछ लोग ये भी कहते हुए दिखे हैं। तो क्या इस वजह से ये बहुत ज्यादा घातक हो रहा है? मैं चाह रहा हूं थोड़ा सा इसको और विस्तार पूर्वक बताएं। नहीं, बिल्कुल घातक हो रहा है, बिल्कुल घातक हो रहा है, क्योंकि अगर हमारी मॉर्टेलिटी 1% के आसपास है, तो आप ये देखिए ना कि हमारे देश की जनसंख्या कितनी है। तो अगर हम आंकड़ों में जाएंगे तो हम 130-35 करोड़ जनसंख्या वाले देश हैं। तो अगर हम कहेंगे कि साहब उसमें डिजीज और मॉर्टेलिटी, तो आप जोड़िए कि मॉर्टेलिटी कितनी हो जाएगी अगर सब लोग इन्फेक्ट होंगे तो डेफिनेटली घातक है। दूसरी बात अभी मिश्रा जी ने भी बोली कि चुनाव वाली स्थिति, देखिए हम आइडियलिस्टिक अगर हम अप्रोच देखते हैं कि भाई जो हमारे नेता करते हैं वही हम करते हैं। जब सितंबर अक्टूबर, मुझे नहीं याद है, शायद सितंबर अक्टूबर में ही बिहार का चुनाव था, जिस समय रैलियां जबकि चल रही थी, और अगस्त सितंबर में आप देखो उस समय 80,000 90,000 के आसपास मेरे ख्याल से जा रहे थे उस समय केसेस। लेकिन किसको परवाह थी उस समय? क्योंकि सबको इलेक्शन जीतता था, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। तो आप ये बताओ कि जब आप ही गलत करोगे तो आप किसके ऊपर कह सकते हो और आप डंडा चला सकते हो? क्योंकि आप आज की डेट में भी आप रैलियों को देखिए कि मंच पे सारे तो 1-2 को छोड़ के सारे मास्क हटा के रहते हैं, वहां पे सारी चीजें रही होती। बेसिकली आप कहेंगे किस मुंह से किसी को, और आपको समझेगा और सुनेगा किस मुंह से? क्योंकि आप ही उसको डिनायल मोड में रहते हो, आप ही अपने मकसद के मोड में रहते हो और दूसरों को आके भाषण देके चले जाते हो। तो समस्या ये है कि ये बहुत बड़ा, और जहां तक लापरवाही का सवाल है, तो ये एक ह्यूमन नेचर है कि अगर कोई भी चीज, इवन मैं तो आप कोरोना को छोड़ दीजिए, मैं डायबिटीज की बात कर रहा हूँ। आप जैसे ही डायबिटीज आपको पता चलती है तो आप एक्सरसाइज भी शुरू कर देते हो, चीनी भी बंद हो जाता है, चावल भी बंद हो जाता है, लेकिन 6 महीने बाद आप सब कुछ खा रहे होते हो।
तो कोई भी चीज होती है एक डिनायल मोड में आती है, क्योंकि इंसान उसके अगेंस्ट एक रेजिस्टेंट होने लगता है और उसका भय उससे दूर होने लगता है। और सबसे बड़ी समस्या है कि सर्वाइवल की भी तो समस्या है। मिडिल क्लास आदमी अगर काम नहीं करेगा, जाएगा नहीं तो कमाएगा कैसे, और वैसे ही मर जाएगा। तो हम एक कॉम्प्लिकेटेड मोड में चल रहे हैं। तो समस्या यह है कि बेसिकली हमारे नेताओं पे मैं बिल्कुल यहाँ पे ब्लेम कहूंगा, आई एम सॉरी टू से, लेकिन वो जो राह दिखा रहे हैं कोई बहुत अच्छा राह नहीं दिखा रहे हैं। सिर्फ कह देने से नहीं होता, शायद ये पालन किए होते और इस चुनाव को भी एक नए तरीके से ले गए होते। कोई जरूरी क्या रैलियां की जाए, ठीक है, आप ऑनलाइन जिस तरीके से पूरी दुनिया को चलाए, अब कोई जरूरत नहीं थी इस तरह की रैलियां करने की। नहीं डॉक्टर मनोज मिश्रा जी, बीच में ये एक्सपेरिमेंट हुआ भी था, ई रैलियां भी हुई थी जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधन भी हुए थे, लोगों ने अपने अपने घरों में बैठ करके उसमें अपनी उपस्थिति भी दर्ज करवाई थी। अब उस मोड से बाहर क्यों आए हैं ये तो पॉलिटिकल पार्टी बताएंगे। रखना चाहिए था, एक आइडियलिस्टिक अप्रोच रखते तो शायद ये बहुत बड़ी चीज होती, लेकिन एनीवे इस चीज को छोड़े। लेकिन हाँ, डेफिनेटली जो हम लोग एक इस पे बात कर रहे थे कि ये बहुत भयानक रूप में आ सकता है, तो मैं बिल्कुल मान रहा हूँ कि ये भयानक रूप में आ सकता है, क्योंकि हमारे पास मॉर्बिड पेशेंट्स बहुत हैं। मॉर्बिड का मतलब मैं पहले एक बार फिर से बताना चाह रहा हूँ कि जो हमारे क्रॉनिक इल पेशेंट्स हैं उसकी कमी हमारे देश में नहीं है, और ये अगर उनको ये वायरस इफेक्ट करेगा तो डेफिनेटली उनकी मॉर्टेलिटी भी इसमें बढ़ेगी। तो हमें बिल्कुल सजग रहना है, और बिल्कुल जो प्रिवेंशन है हमारे पास एक ही ऑप्शन है, वो प्रिवेंशन, उसी को हमें अपनाना है। हमको काम करना है भाई, काम पे तो हम जाएंगे लेकिन प्रिवेंशन के साथ जाएंगे। हम अपने घर में बीमारी नहीं लेके आएंगे, जो भी प्रॉपर प्रोसेस है हम अपने लिए करेंगे, किसी दूसरे के लिए नहीं करना है। ये हर आदमी सोच ले कि भाई मुझे अपने लिए करना है, और हम डिजीज अपने घर वालों को दे सकते हैं। वो हमारा बच्चा भी इफेक्टेड हो सकता है और हमारे माँ बाप भी इफेक्टेड हो सकता है कि आप 40 साल के हैं, 45 साल के हैं, आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो, आपको कुछ ना हो, लेकिन अगर आपके कारण आपका पिता मरता है, आपकी माँ मरती है, आपका छोटा बेटा अफेक्टेड हो जाता है, तो उसके जिम्मेदार आप ही होंगे, आप ही उस मौत को अपने घर में लेके जाएंगे। तो ये जब तक सेंस एक पैदा करना पड़ेगा और ये लोगों के दिमाग में ठूंसना पड़ेगा, आसानी से आता नहीं है, ये बिल्कुल ठूंसना पड़ेगा कि नहीं भाई देखो, तुम बीमारी को अपने घर लेके मत जाओ, ये जानलेवा है, उसके बाद फिर पछताओगे। तो और ये वेव्स अभी आएंगी। और लेकिन डॉक्टर मनोज मिश्रा जी, मैं फिर उसमें वही बात जोड़ दूंगा डॉक्टर मनोज मिश्रा जी, देखिए जिनको बताना है खासतौर से, अब देखिए ये प्रशासन बताएगा ना कि आपको ये करना है, ऐसा नहीं करेंगे तो आपके साथ ऐसा होगा। जो सामने बैठी जनता है वो तो यही कहती है कि जब हमारे नेता को कुछ नहीं हो रहा तो हमें क्या होगा। हाँ, बात वहीं आकर के फिर रुक जाती है। हाँ, नहीं, उन्हें तो कैसे ठूसेंगे उनके दिमाग के अंदर रखना पड़ेगा। लोग तो मुझे ये तक कहते हुए मिले हैं, कह रहे हैं कि ठीक है मैंने तो मास्क लगा लिया, लेकिन नेता तो मास्क नहीं लगाते, उनको तो कोरोना नहीं होता है, मैं कैसे मानूं कि ये बीमारी है। नहीं, उन्हें टीवी पे फेस अपना दिखाना है, वो क्यों मास्क लगाएंगे? नेतागिरी करनी है, वोट लेना है, उन्हें क्यों मास्क? उन्हें वो तो। शौकत अली जी, देखिए इसी सवाल के साथ मैं आपके पास आ जाता हूं, क्योंकि आपने भी यही सवाल उठाया था। अब चाहे रैली ये करे भारतीय जनता पार्टी करे या समाजवादी पार्टी करे, कोई तो ऐसा है नहीं कि जो इस रैलियों से अछूता रहा हो। तो ये जो एक मैसेज आप लोगों को भी कन्वे करना चाहिए, उससे पीछे क्यों हट जाते हैं? सिर्फ आरोप लगाना है कि ये रैली कर रहा है, रैली तो आप भी करते हैं। ये पॉलिटिकल पार्टी ये मैसेज क्यों नहीं दे पा रही है? आपको तो फॉलो करते हैं लोग। शौकत अली जी। आयुष जी, भारतीय जनता पार्टी पहले ही कहती चली आ रही थी कि हमने कोरोना पे काबू पा लिया, सबसे अच्छा हमने स्वास्थ्य पे काम किया। अगर सबसे अच्छा आप स्वास्थ्य पे काम कर रहे होते तो मुझे लगता है ये जो आज इतने सारे केसेस सामने आ रहे हैं ये ना आ रहे होते। अब दूसरी चीज़ मनोज जी ने कह दी कि जनता जो है बिल्कुल लापरवाह है। मैं मनोज जी आपको बता देना चाहता हूँ, जनता लापरवाह नहीं है। लापरवाह इसलिए नहीं है कि यही जनता भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार इसी जनता ने चुनकर भेजा है। वो लापरवाह नहीं, बुद्धिजीवी है और अपनी जान की सुरक्षा भी करना जानती है। वो मास्क भी लगाना जानती है, सैनिटाइजर भी करना जानती है और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना जानती है। लेकिन मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, मुझे सिर्फ इतना समझाने का काम करिए। आप कहते हो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, वो सारी चीज़ों को मानने को तैयार हो गए, लेकिन एक बात बतावे सरकार कि जब बुरी स्थिति में उनका व्यापार बंद हो गया, जब बुरी स्थिति में इतनी बुरी बीमारी में उनका रोजगार छीन गया, तब सरकार उनके लिए क्या कर रही थी? सरकार ने सिर्फ मौन व्रत रखा और अपना मुंह छुपाने का काम किया। उनकी मजबूरियां भी कई बार होती हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं आयुष जी, लखनऊ में एक बहुत बड़ी सब्जी मंडी है। कभी मैं उस सब्जी मंडी में घुसता हूं तो उन लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने पूछा
कि आप लोग करीब करीब क्यों बैठे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन क्यों नहीं करते। उन्होंने बताया कि आप जगह को नाप लीजिए, ये सोशल डिस्टेंसिंग कर रखी है हम लोगों ने। हमने कहा आप लोगों ने मास्क क्यों नहीं लगाया, कहने का साहब आधे से ज्यादा लोगों ने मास्क लगा रखा, और जिनको थोड़ी बहुत दिक्कत है या खांसी आ रही है कोई प्रॉब्लम, वो लोगों ने मास्क नहीं लगाया। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि सरकार से आपको क्या राहत मिलने का काम करे, तो उन लोगों ने अंगूठा दिखाने का काम किया। सरकार ने हमें अंगूठा दिखा दिया और साहब अब हम भी सरकार को अंगूठा दिखाने का काम करेंगे। देखिए सरकार की लापरवाही है, सरकार उस गरीब आदमी के बारे में समझ ही नहीं पा रही कि वो मजबूरी उसकी क्या है, लॉकडाउन के बाद क्या स्थिति रही उसकी, इस कोरोना काल में क्या हालात हुए उसके बारे में सरकार चिंतित नहीं है। आज जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये गलती है, कहीं ना कहीं ये सरकार का फेलियर है। सरकार ने उन लोगों को चीजें मुहैया नहीं कराई सही से। अगर सही से चीजें मुहैया कराए तो मुझे लगता है कि आज ये आंकड़े जो इतने ज्यादा हैं ये कम हो। हरीश जी जवाब दें। देखिए, फेल्योर बताना तो बहुत आसान काम है। किसी को भी आप फेल्योर बता दीजिए, किसी में भी कमी निकाल दीजिए, लेकिन सरकार ने जिस तरह से लोगों के घर घर, गली गली, दरवाजे दरवाजे भोजन के पैकेट पहुंचाए, इस तरह से सबको अनाज वितरित किया, और उस लॉकडाउन की स्थिति में जब पूरा प्रदेश, देश, दुनिया ठप हो गई थी, तो किस तरह से लोगों को जरूरी जो आवश्यक चीजें हैं वो मुहैया कराई, इसकी सराहना कोई नहीं करता। लॉकडाउन हुआ तो आयुष जी जवाब ले लीजिएगा मुझसे। लॉकडाउन में निश्चित रूप से लोगों के कारोबार बंद हुए, लोगों के सबको तकलीफें आई, और ये तकलीफें केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं थी, वैश्विक महामारी थी। पूरी दुनिया के बड़े से बड़े जो इकोनॉमी वाले देश थे वो भी धराशायी हो गए, उनके भी जो लोग थे, उनकी जो नागरिक थे, उनको भी बड़ी कठिनाइयां पेश आई। सरकार ने, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये कह सके कि सर उसको भूखे रहना पड़ा या उसको रोटी की दिक्कत रही। ठीक है, अर्निंग जब आदमी की बंद होती है तो जो उसकी अर्निंग होती है उसके बराबर तो कोई भी सरकार किसी को नहीं दे सकती। हर व्यक्ति अपने एबिलिटी, अपनी क्षमता के अनुसार अर्निंग करता है। सरकार न्यूनतम प्रोवाइड करती है जिसमें लोगों की रोटी और बाकी चीज़ें चलती रहें, लोगों को पैसे मुहैया कराए। जो बाहर से लोग आए उनको भोजन किट के साथ और राशन किट के साथ पैसे भी दिए, लोगों की आवागमन की व्यवस्था की। तो ये अगर हम सकारात्मक दृष्टि रखते हैं तो इन चीज़ों को भी हमको देखना होगा। हाँ, एक बात जरूर है जिसपे जो मनोज जी ने भी सवाल किया था, डॉक्टर साहब ने भी उस पर टिप्पणी की। निश्चित रूप से ये बात कि लोग इस पे सवाल करते हैं कि साहब पब्लिक रैली हो रही है और फंक्शन हो रहे हैं और उसको लेकर के उस पे लोग फॉलो नहीं करते। निश्चित रूप से वो जहाँ भीड़ तंत्र होता है तहाँ इस तरह की चीज़ें होती हैं, और वो केवल पॉलिटिकल पार्टी का ही मत देखिए। मैं अभी होली के दौरान सरकार की तरफ से, सबकी तरफ से दिशा निर्देश थे, लेकिन किस तरह से लोग एक एक जगह पे इकट्ठे हुए और तमाम तरह के सोशल फंक्शन में या लोग उन सब चीज़ों को वही भीड़ तंत्र का वो करते रहे। तो ये ठीक है, राजनीतिक लोगों की जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है। राजनीतिक जो लीडर्स हैं, बस हरीश जी सवाल केवल इस बात का था क्योंकि पॉलिटिकल लीडरशिप को फॉलो करने वाले बहुत लोग होते हैं, और जो क्योंकि आप एग्जीक्यूशन वाले पार्ट का भी आपका कनेक्शन सीधा होता है, तो अगर आप ये कहेंगे कि आपको ऐसा करना है तो पलट के सवाल ही आता है कि साहब आप कर करके दिखाइए। आप नहीं करते हैं तो हम क्यों करें, क्योंकि वो जनता तो आपकी ही है ना, और आपको ही वही चुन रही है, और आप ऐसा नहीं करेंगे तो सवाल वो आपसे पूछेगी, और दिक्कत अल्टीमेटली फिर वो सबको होती है। वो सब जुड़े हैं एक दूसरे से, इसलिए वो मैसेज कम से कम आप लोगों के स्तर पर मुझे लगता है कि बेहतर तरीके से अगर जनता को कन्वे होता तो ये जो चीजें हैं थोड़ा सा और बेहतर हो सकती थी। हरीश नहीं, आयुष जी, मैंने पहले ये बात कही कि इस बात को लेकर के लोग सवाल करते हैं, और सवाल भी अपने तरीके से अगर देखें तो हम तार्किक ढंग से उसका जवाब मेरे पास नहीं है। और ये भी बात सही है कि जो राजनीतिक लीडरशिप है, पॉलिटिकल पार्टी जो लीडरशिप है, वो किसी दल की हो, उन सबकी सर्वाधिक जिम्मेदारी है। तो परंतु एक जो समाज का जो स्वभाव है उसको भी लोगों को देखना होगा, और ये निश्चित रूप से बात सही है कि हम सबको उस डिसिप्लिन का जो हम दूसरे से
कह रहे हैं उसका सबसे पहले हमको फॉलो करना होगा, और हम उसको फॉलो करेंगे तो बाकी लोग उससे प्रेरित भी होंगे, और साथ ही जो हमारी बात का प्रभाव है वो भी गंभीर होगा। और लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद सब आप देखिए कि बहुत सारे डिसिप्लिन हम लोग फॉलो करते हैं, लेकिन एक समाज का स्वभाव भी होता है कि वो बहुत जब संकट में आता है तभी इन सब चीज़ों को फॉलो करता है। तो ये सब के प्रति हमारी ये जागरूकता जब बढ़ेगी तो ये सब चीज़ें अपने आप स्वतः चीज़ें लाइन पे आएंगी और इस पर नियंत्रण हो। मनोज मिश्रा जी, क्या सिर्फ यही बातें हैं जो बात अभी यहाँ पर जय हरीश जी कह रहे हैं, या इसके अलावा भी आपको लगता है कि बहुत कुछ चीजें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं इन सब के बीच में लैप्स हुई हैं, जिस ओर लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है, या फोकस होना क्या चाहिए अभी? क्योंकि आरोप प्रत्यारोप से आपने भी कहा कुछ नहीं होना है, तो फिर फोकस क्या होना चाहिए? आयुष जी, मुझे लगता है मैंने सबको सुना, डॉक्टर साहब से लेके शौकत साहब से लेके हरीश जी को। और एक बात बताना चाहूंगा आपको बहुत गंभीरता से। दरअसल बिहार के चुनाव के दौरान मैं बिहार में था और मैं तभी कोरोना पॉजिटिव हुआ, अगस्त महीने की बात। बंगाल के चुनाव में, आसाम के चुनाव में लगातार मैं दौरे पर हूँ, दोनों जगह, और बराबर से कवर कर रहा हूँ। हरीश जी, मैं बताऊं, ईमानदारी की बात यह है कि हो सकता है कि पॉलिटिकल लीडर या जो हैं वो ध्यान दे रहे हो, आम जनमानस उस बात का बिल्कुल संज्ञान नहीं ले रहा है, नहीं ध्यान दे पा रहा, ना वो दूरी मेंटेन कर रहा है और ना ये कोरोना की किसी गाइडलाइन को फॉलो कर रहा है। दूसरी बात, शौकत साहब, देखिए क्या है कि आप सरकार की नीतियों को सवाल करिए, जायज बनता है, किसको क्या कंपनसेशन मिला, किसको क्या नहीं मिला, ये बात का विषय है। लेकिन हम चर्चा कर रहे हैं कोरोना रिटेन से क्या क्या समस्याएं होने वाली है और किस तरीके से जनमानस सफर करेगा। आयुष जी, एक बात बताना चाहूंगा आपको, डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, बाकी और विशेषज्ञों से मेरी वार्ता हुई, कोरोना रिटेन के रूप में ये ज्यादा गंभीर है, और ये जिस भी घर परिवार में इसकी एंट्री होगी, जिस भी तरीके से होगी, मुझे नहीं लगता है कि उस परिवार के लोग खुशहाल होंगे। बेहतर होगा, क्योंकि हमको बीमारी से बचाव के आंकड़े पता है, कोशिश हम करें कि उन सब चीजों को फॉलो करें। और रही बात सरकार पर सवाल उठाने का, हम उठा लेंगे, वो उठाते रहते, आगे उठाएंगे, लेकिन सरकार ने जिस तरीके से, प्रदेश की सरकार हो, देश की सरकार हो, मेडिकल सुविधाओं से लेकर के आम आदमी के लिए चीजें जितनी ज्यादा सहज की है, हम क्यों भूल जाते हैं प्रदेश की आबादी 25 करोड़ है। गाजियाबाद से शुरू होकर के गोरखपुर तक हम लोग जानते हैं कि बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिसको मास्क पहनाना, जिनको सैनिटाइजर देना, जिनको हाथ धुलाना बहुत टफ काम था। आयुष जी, आपको पता होगा 23 तारीख को हमारे एक मित्र अभी प्रमोद श्रीवास्तव सीनियर जर्नलिस्ट थे, और वो हमारे बीच में कोरोना पीड़ित होने की वजह से 25 को नहीं रहे, और लगातार हम सारे मीडिया बंधु जांच भी करा रहे हैं और कोशिश भी कर रहे हैं कि हम लोग उसका पालन करें। हम सभी की बात कर रहे हैं आयुष जी, मैं किसी एक की बात नहीं करता हूँ। समाज के हर वर्ग ने सितंबर महीने के बाद लगातार लापरवाही की है। मास्क लगाया भी हो तो ठुड्डी के नीचे लगाया है, कभी उसने यहाँ तक बंद नहीं किया। हाथ मिलाना लोगों ने नहीं छोड़ा है, और कई ऐसी चीजें हैं। मैं किसी एक की बात नहीं करता हूँ आयुष जी। हम जिन चीजों से बच सकते हैं हम उसका बचाव करें, मेडिकल की चीजों को हम फॉलो करें, सरकार से हम उम्मीदें करें। मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, सरकार से हमारी उम्मीद है, सरकार हमको पूरा सहयोग दे, वो उसकी नैतिक जिम्मेदारी है। लेकिन हम सारा आरोप सरकार पे मढ़ते हैं और सरकार ही करेगी, हमको ऐसा नहीं लगता है। सरकार जी आरोप जी। डॉक्टर मनोज मिश्रा जी, मुझे ये बताइए, एक तो जो मनोज जी ने बात कही, थोड़ा सा मैं चाह रहा था कि उस पर भी डिस्कशन हो जाए, और दूसरा ये कि जो वैक्सीनेशन वाला एक जो पार्ट है, जो भ्रांतियां हैं, मैंने दो तरीके की देखी हैं, क्योंकि मैंने भी कई लोगों से बात की इस विषय को लेकर के। एक पक्ष ऐसा है जो ये कहता है कि अरे अब तो वैक्सीन आ गई, अब मुझे क्या डरना, वैक्सीन तो मुझे लगेगी ही, उसके बाद कोरोना का मेरे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होना है। एक इस तरीके की माइंडसेट वाले लोग हैं। एक ये है जो इस तरीके का एग्जाम्पल देते हैं कि देखिए भाई, फला को तो उसने वैक्सीन लगाई, उसको तो कोरोना हो गया, तो फिर इस वैक्सीन के आने से और लगाने से मुझे क्या। ये वैक्सीनेशन को लेकर के ये जो दो तरीके की भ्रांतियां हैं, या जिस भी तरीके की बातें अभी चल रही लोगों के बीच में, ये कैसे है और इसको कैसे दूर किया जा सकता है? एक डॉक्टर होने के नाते थोड़ा सा मैं चाहूंगा आप बताएं, तो लोग थोड़ा सा भरोसा करें उस बात पर। हाँ बिल्कुल, वैक्सीनेशन को ये समझें कि जो हम वैक्सीन उनको लगा रहे हैं, उसका मतलब ये है कि जो हमें इन्फेक्शन है उसके अगेंस्ट हमें इम्यूनिटी पैदा होती है।
वैक्सीनेशन का ये कतई मतलब नहीं होता कि आपको बीमारी नहीं हो सकती है। वैक्सीनेशन हम उसकी सीवियरिटी को कम करते हैं। अगर मैं एक लेमन भाषा में बात करूं, मेडिकली इसको न समझने की, एक आम व्यक्ति को समझाने की कोशिश करूं, तो वैक्सीनेशन हमें इसलिए करना है कि हमें जो इन्फेक्शन होने वाला है उसकी जो सीवियरिटी है उसको वो कम करेगा, उसके प्रभाव को कम करेगा, लेकिन हमें बीमारी बिल्कुल हो सकती है। दूसरी बात, हम उस बीमारी को वैक्सीनेशन होने के बावजूद भी स्प्रेड कर सकते हैं। तो स्प्रेड करने में आपका कहीं भी वो कम नहीं होगा। अगर आपको कोरोना हुआ है तो आपके कारण वो दूसरों को भी इन्फेक्ट करेगा। तो वैक्सीनेशन का ये कतई मतलब नहीं है कि आप उस बीमारी से दूर हो गए और आप उस बीमारी को दूसरे को दे नहीं सकते हो। तो ये लोगों को भ्रम बिल्कुल हट जाना चाहिए। सिर्फ हम उसकी इन्फेक्शन की क्षमता को हम कम कर लेते हैं। उसका फायदा ये हो जाता है कि अगर हमको बीमारी खतरनाक होने की स्थिति में रहती है, हमारे फेफड़े खतरनाक स्थिति में पहुंचने की स्थिति में होते, तो हो सकता है कि हमको माइल्ड निमोनिया हो और हम उससे 2-4-10 दिन में ठीक हो जाए। इसलिए वैक्सीनेशन करना चाहिए। बट मैं देखिए एक जो बहुत इंपॉर्टेंट एक बात मैं कह रहा था कि जो लोगों के बीच में, देखिए यहाँ पक्ष प्रतिपक्ष भी बहुत होता है, वो कहेंगे नहीं साहब ये तो भाजपा वाली वैक्सीन है, ये क्यों फायदा करेगी, ये इस तरह की बातें उठी थी और सामने आई थी। तो इस चीज को भी सरकार को ध्यान रखना चाहिए था कि हम एक कंट्रोल ट्रायल करें। हम एक समूह में, वो समूह 1, 2, 10, 50, 100, 200, 400 का नहीं हो, बल्कि अगर हम 130 करोड़ लोगों में वैक्सीनेशन कर रहे हैं तो हमारा वो कंट्रोल ट्रायल कम से कम 20 से 25 लाख लोगों के बीच में होना चाहिए, जिसका हम डेटा नेट पे जारी कर सके कि जो वैक्सीनेशन के पहले उनके एंटीबॉडीज शरीर में कितनी थी और सेकेंड वैक्सीनेशन के 3 से 4 हफ्ते बाद उनके एंटीबॉडीज कितनी है। इसका कंप्लीट डाटा विद नेम, विद एड्रेस, विद एज ग्रुप और विद डिजीज, ये अगर हम करते, और ये कर सकते थे, ये जिस तरीके से हमने गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम बना के सबको एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके वो मैसेज पहुंचवाया, ये काम भी हम कर सकते थे कि एंटीबॉडी टेस्टिंग। तो इससे शायद पूरे इवन हिंदुस्तान में नहीं, शायद सब जगह हम जो आज बाहर के देश एंटीबॉडी टेस्ट कर रहे हैं और पता कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन हमारा सक्सेसफुल है या नहीं है, उसमें हमको हेल्प मिलता और इसके प्रति लोग ज्यादा जागरूक होते कि हमें वैक्सीनेशन करना चाहिए। क्योंकि अभी बहुत भ्रम की स्थिति है, क्योंकि हमारे यहाँ इतनी, देखिए समझदार तो सभी हैं, लेकिन अब चूंकि 250 रुपए हैं और सोचते हैं कि इससे तो कुछ नुकसान नहीं होता है, हमारे आसपास तो कोई मरने वाला नहीं है, तो हम वो 250 रुपए भी क्यों खर्च करें और वैक्सीनेट क्यों हों। तो शायद अगर हम ये करते, ये सरकार की तरफ से पहल होनी चाहिए थी। और इन्होंने ऐसा नहीं है कि ट्रायल किया नहीं है, बस वो बहुत ही कम संख्या है, 200, 500, 1000, 2000 में पूरे देश को वैक्सीनेट कर रहे हैं। ये कोई मतलब नहीं होता इतने ट्रायल का। हम एक बड़े रूप में ट्रायल कर सकते हैं और इसका अगर परिणाम आता और हमें बहुत अच्छी एंटीबॉडीज अगर वैक्सीनेशन से डेवलप होता तो लोग प्रमोट होते कि नहीं भाई हमें वैक्सीनेशन करना चाहिए, और इससे हमें एक बहुत अच्छा मैसेज मिल सकता। अभी भी बहुत दूर नहीं है, मुझे लगता है कि एक लंबा ट्रायल कम से कम 10 से 20 लाख लोगों के बीच में दोनों वैक्सीन के हमें करके हमें रिपोर्ट्स को जारी करनी चाहिए। और ये बिल्कुल क्लियर है कि भैया सब लोग वैक्सीन लगवाओ, वैक्सीन लगवानी है, उससे डेफिनेटली फायदा होगा कि आपको उतनी क्षमता में बीमारी नहीं होगी जिसका खतरा हो सकता है। और जो बीमार हैं, डायबिटिक हैं, क्रोनिक डिजीज है, कैंसर है, किसी भी इस तरह की रेस्पिरेटरी डिजीज, सांस के रोग के रोगी हैं, वो डेफिनेटली लगवावें, क्योंकि इससे इनको बहुत ही कम है। डॉक्टर मनोज मिश्रा जी, मनोज जी ने जो बात कही, वरिष्ठ पत्रकार ने, कि ये घातक है बहुत ज्यादा, और मुझे लगता है कि एक डॉक्टर होने के नाते थोड़ा सा बताएं, मुझे ये बात थोड़ा समझना चाह रहा हूँ। आयुष जी जरा मैं एक मिनट जवाब दे दूं डॉक्टर साहब की बात का, फिर आप जाइए। जी 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 जी। देखिए जो डॉक्टर साहब ने जो बात कही, मुझे ऐसा लगता है कि जो जिस वैक्सीन को भारत में ही नहीं अभी दुनिया के अनेक देश को यूज कर रहे हैं, और भारत में भी लगभग 7 करोड़ के आसपास लोग वैक्सीन ले चुके हैं जी। और जहां तक मैं प्राइवेट का बता रहा हूं कि कोई भी हॉस्पिटल इस समय बेड अवेलेबल नहीं है, तो अगर बहुत लोगों में डिजीज होगी तो हम ट्रीटमेंट भी तो नहीं दे पाएंगे। तो मॉर्बिडिटी अगर इतनी बढ़ेगी तो बहुत सारे लोग तो बिना इलाज के कारण मर जाएंगे।
तो ये डॉक्टर साहब, बहुत ही घातक है। घातक का मीन्स कि वायरस का स्ट्रेन कितना घातक है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर वो ज्यादा स्प्रेडिंग करेगी और ज्यादा लोगों में होगी और ज्यादा लोग बीमार होंगे तो डेफिनेटली हमारे यहाँ इतनी क्षमता नहीं है कि हम सबको इलाज कर पाएंगे। आज मैं प्राइवेट में बता रहा हूँ कि कहीं पे लखनऊ में आज की डेट में कोई बेड नहीं। चलिए हरीश जी कुछ बात कर रहे थे, हरीश जी कंप्लीट करें। देखिए, जो डॉक्टर साहब वही बात मैं कह रहा था कि जो डॉक्टर साहब बात कह रहे थे कि आईसीएमआर के डीजी और एम्स के जो डायरेक्टर हैं, बहुत लब्ध प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं, उन सब लोगों ने इस वैक्सीन को लगवाया और अब उस पर यह सवाल खड़े करना कि साहब इसका 25-30 लोगों पे ट्रायल किया जाए, उनकी हर्ड इम्यूनिटी चेक किया जाए, उसके डाटा प्रसारित किए जाएं, तो ये एक नहीं देखिए गलत नहीं किसी 1 2 3 के लगवाने का मतलब ये नहीं है कि वो पूरी हिंदुस्तान की अथॉरिटी है और उसके अंदर की जो एंटीबॉडीज है वो हिंदुस्तान में हर आदमी को होगी। वो भी एक इंडिविजुअल इंसान है और उनके ये बिल्कुल ये इस चीज को इस तरीके से आप मैसेज मत कन्वे करें। ये अलग बात है, इसको इस तरीके से मत करें। किसी 1 2 3 के हाईएस्ट अथॉरिटी को लगाने का मतलब नहीं है कि हर आदमी इम्यूनाइज हो जाता है। डॉक्टर साहब, ऐसा है कि हाईएस्ट अथॉरिटी का मतलब तो वो ठीक रहे, लेकिन ये भी मतलब नहीं जो आप बात कह रहे हैं। आप तो समाज में एक नया भ्रम पैदा कर रहे हैं उस तरह से। नहीं मैं कोई भ्रम नहीं पैदा कर रहा हूँ। ये एंटीबॉडीज तो आपको जाननी पड़ेगी ना। नहीं देखिए हरीश जी मुझे लग रहा है थोड़ा सा समझने में फेर हो रहा है। देखिए डॉक्टर साहब ये नहीं कह रहे हैं, वो वैक्सीन को लेकर के सवाल नहीं, वो ये कह रहे हैं और प्रोबेबिलिटी इसमें क्या हो सकती है उस डाटा को अगर आप प्रसारित करेंगे तो लोग और अवेयर होंगे, लोग और ज्यादा संख्या में पहुंचेंगे क्योंकि आपके पास एक पूरा डाटा होगा। बाकी वैक्सीनेट तो सबको करना ही है ना, वैक्सीन तो सबको ही लगानी है। आयुष जी, अगर आप फिर से 25 लाख लोगों पे ट्रायल करने की बात करेंगे और फिर से उनकी हर्ड इम्यूनिटी जांच करने की बात करेंगे। हर्ड इम्यूनिटी तो वैसे आप जब वैक्सीन ले रहे हैं तो उसके साथ आप ले लीजिए, आप हर्ड इम्यूनिटी की जांच कर लीजिए, लेकिन अगर इस तरह का आप प्रयोग करने लगेंगे नहीं आपको साइंटिफिकली बात समझ में नहीं आ रही है। देखिए कोई भी वैक्सीनेशन होता है ना, उसमें देखिए ये हमारी इमरजेंसी वैक्सीनेशन हुई ना, ये इमरजेंसी इसको मिला हुआ है ना अप्रूवल। इसमें हम लोगों ने उतने लोगों को ट्रायल हम नहीं कर पाए। आप एक और भ्रम पैदा करेंगे और इस देश नहीं हम भ्रम नहीं पैदा कर रहे हैं, हम उस भ्रम को दूर करना चाह रहे हैं। नहीं आप बात को नहीं समझ पा रहे हैं। हम लोग हैं जो वैक्सीन को बीजेपी का वैक्सीन बता दिए और आजम खान ने जब वैक्सीन लगवाने से मना किया तो भी उन्होंने सवाल खड़े किए। चलिए हरीश जी, मनोज जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं एक बार मनोज मिश्रा जी वरिष्ठ पत्रकार कुछ कहना चाह रहे हैं। मनोज जी। आयुष जी दरअसल एक बात बड़ा क्लियर हो जाना चाहिए, हरीश जी काफी वरिष्ठ प्रवक्ता है और बहुत सारी चीजों को कंफ्यूजन के नहीं बल्कि पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। आयुष जी हो क्या रहा है, देखिए अभी इस पोजीशन में डॉक्टर साहब जो बेस्ट प्रिकॉशन की बात कर रहे हैं वो हमको लेना चाहिए। हमारे पास इतने सब कुछ होने के बावजूद अगर संख्या बढ़ती है तो बेड्स की कमी होगी और बहुत सारी चीजें कम हो सकती हैं। मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, दरअसल हम आदि किस बात के, लोग इस बात को मानते नहीं है। जब 300 की हेलमेट पे 1000 की पेनाल्टी लगी तो हमने हेलमेट लगाना शुरू कर दिया। 3000 की बेल्ट सीट बेल्ट पे पेनाल्टी लगी तो हमने बेल्ट पहनना शुरू कर दिया। देखिए मैं फिर कहना चाहूंगा, जान जोखिम में रखने से कोई फायदा नहीं है। प्रिकॉशन इज द बेस्ट सोल्यूशन फॉर द कोरोना, ये हम सारे लोग जानते हैं। डॉक्टर साहब बाय द डिफॉल्ट अगर हम कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं तब हम इलाज की बात करें ज्यादा बेहतर होगा, ना कि हम मास लेवल पर गलती करके हम सरकार का समाज का नुकसान करें। आयुष जी दूसरी बात एक मैं और कहना चाह रहा था, हरीश जी देखिए कमोड पूरे देश में बहुत सारे राज्य में आपकी सरकार है, आप इसको कड़ाई से पालन करिए, सोशल गैदरिंग बंद कराइए, संख्या बल की बातें खत्म करिए, राजनीति आती जाती रहेगी, पुनः आप वापस जाइए मई जून जुलाई की स्थिति में, नहीं तो स्थितियां भयावह होने जा रही हैं। जवाब देते नहीं बनेगा। एक साल पहले की जो स्थिति थी सब कुछ नया था, अस्पताल नया बनना था, सारी चीजें नहीं होनी थी, लेकिन एक साल बाद बहाने नहीं मिलेंगे। चुनाव मुद्दा हो सकता है लेकिन चुनाव के बाद और चुनाव से पहले चाहे जिले स्तर पर, राज्य स्तर पर, अब ब्लॉक स्तर पर इसकी पूरी व्यवस्था करिए। और रही बात आयुष जी बताना चाहेंगे, जो लोग बात कर रहे हैं पालन करने की, आप निकल जाइए किसी भी राज्य के किसी भी जिले के गांव में, कहीं कोई पालन नहीं हो रहा है, सब लोग फ्री घूम रहे हैं। बस परेशान वही है जिसके परिवार के लोग पॉजिटिव हो जाते हैं, बाकी हम सारे लोग निश्चिंत हैं। बहुत कम लोग हैं जो दूरी मेंटेन करते हैं, मास्क लगाते हैं और सैनिटाइजर का उपयोग करते हैं। भाई प्रथम दृष्टया कम से कम इन सब चीजों का पालन करिए, और अगर उसके बाद भी आप संक्रमित हो जाते हैं तो इलाज लीजिए, इलाज के बाद ठीक होइए, आप कोवैक्सीन लीजिए। और रही बात हिंदुस्तान की वैक्सीन के बारे में,
विश्व के लगभग 82 देशों ने विश्वास जताया है कि हिंदुस्तान की बनी वैक्सीन सबसे बेहतर है। जी चलिए मनोज जी, आप किसी बात के साथ मैं चर्चा यहीं समाप्त करूंगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, आज इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो कोरोना बढ़ रहा है, एक बार फिर से आपको उसी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना है जो आप आज तक करते आए हैं, और इसी से आप अपने आप को, अपने परिवार को, अपने प्रदेश को और अपने देश को सुरक्षित रख सकते हैं। आज इस बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।